अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है दुबई से पैदा होने वाली बीमारी बनाम सरकार। कुछ दिन पहले एक बयान सुना कि ड्रैप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि बग़ैर फार्मासिस्ट दवाइयाँ तो रिकमेंड ही नहीं हो सकती, दवाई की असल डोजेज पता ही नहीं चल सकती। डॉक्टर्स जिनसे हैं वो उन्होंने फार्माकोलॉजी सिर्फ 1 साल पढ़ी है, जो फार्मासिस्ट है वो फार्माकोलॉजी जिनसी है वो 4 साल तक पढ़ता है, यानी कि उसको दवाई की जो है ड्रग है जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट, उसकी मिकदार का पता है, उसका जो कम्बिनेशन बनाते हैं उसका पता है, वो सारा डिसाइड करता है। तो बग़ैर फार्मासिस्ट के दवाई तो प्रिस्क्राइब जो आप करते हैं उसकी सही डोजेज डिस्क्राइब हो ही नहीं सकती, आप किसी को बता ही नहीं सकते। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो बग़ैर फार्मासिस्ट के डॉक्टर जो सा है वो आपको दवाई दे नहीं सकता, और दवाई बग़ैर फार्मासिस्ट के आप अच्छी मिकदार में यानी कि जितनी मिकदार में उसे खानी चाहिए वो खा नहीं सकते। ये तमाम माजरा जो सा है इसने तो एकदम से मुझे हिला के रख दिया, यानी कि हमें तो पता ही नहीं है कि फार्मासिस्ट होता क्या। मैंने मोस्टली लोगों से पूछा, उन्होंने कहा फार्मासिस्ट का किरदार किसी को पता नहीं है, बस डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने दवाई बतानी है और दवाई हमने खानी है, आराम आ गया नहीं आया तो हमने डॉक्टर बदल लेना है कि यार यदि दवाई तो आराम नहीं आ रहा, किसी और की दवाई खा लेने हैं। तो असल में वो दवाई नहीं है, ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, एक पूरा खेल है, एक पूरा निज़ाम है जिसको चलाते हैं 2 लोग मिलकर। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट एक गाड़ी के एक साइकिल के या एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं जिनके बगैर ये गाड़ी चल नहीं सकती, ये बाइक चल नहीं सकती, तो बिल्कुल गलत नहीं है। ये डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिलकर ही बेहतरीन दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, और उसका आप पे बेहतरीन रिजल्ट तभी आता है जब फार्मासिस्ट ने उसको देखा हो और उस फार्मासिस्ट ने उसको प्रिस्क्राइब किया हो, उसकी डोजेज को प्रिस्क्राइब किया हो। तो ये सारा माजरा क्या है आज चल के देखते हैं शो में। हम एक मौजूद हैं इस वक्त एक मेडिकल स्टोर में। मेडिकल स्टोर जो है वो भी एक साइंस ये है कि आप जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है वो तब तक आप नहीं ले सकते जब तक आपके पास एक फार्मासिस्ट ना हो। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर साहब। मोहम्मद अजहर जो उनसे हैं वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, अब जाके इनको डॉक्टर का टाइटल भी मिल गया है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। अब मैं आपको डॉक्टर कह सकता हूँ जी, आप कह सकते। लेकिन ये डॉक्टर आपको डॉक्टर क्यों नहीं मानते? असल में ये ऑन कैमरा मैं क्या बताऊँ आपको, बता दें ऑन कैमरा। लेकिन ये एक खारबाजी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने जो है ना एक माफिया बनाया हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, ये पाकिस्तान में हाँ, वो कहते हैं जी कि बस हम डॉक्टर हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है। असल में जो हमारी डिग्री है वो डॉक्टर डिग्री है। डॉक्टर डिग्री है 5 साल की, 5 साल की डिग्री करते हैं आप। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी उसका पूरा टाइटल है। ठीक है, फार्मासिस्ट है, हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लीगली भी लिख सकते हैं। पहले गवर्नमेंट में कुछ क्लैशेस थे, अब तो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि जो फार्मासिस्ट है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर का टैग लगा सकते हैं। डी फार्मा कहते हैं उसको, फॉर्म डी कहते हैं। डी फार्म जो असल में वो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्म डी को डी फार्म कहते हैं। डी फार्म जो होता है वो डिप्लोमा पे है, ठीक है, वो 2 साल का होता है। फॉर्म डी जो है वो पूरी 5 साल की डॉक्टर डिग्री होती है। आपने क्या किया हुआ? मैंने फॉर्म डी किया हुआ है। आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये दुनिया में कैसे काम करते हैं डॉक्टर और फार्मासिस्ट की, क्या रिलेशन होता है आपस में? देखें, डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट होता है ना, आप कह लें कि वो दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो उससे जो है ना वो पेशेंट की जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, असल में जो फार्मासिस्ट का काम होता है, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दी डिजीज़, डॉक्टर ने चेक कर लिया डिजीज़, डायग्नोस कर ली पेशेंट को ये बीमारी है, ठीक है। आगे फार्मासिस्ट का काम है कि उस बीमारी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सी फर्स्ट लाइन एजेंट है, कौन सी ड्रग उसको देनी है, क्या डोज उसकी देनी है, मैक्सिमम डोज वो क्या ले सकता है, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, ये फार्मासिस्ट को ये पता है? फार्मासिस्ट को पता होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट ने डिटेल में पढ़ा होता है इस बारे ठीक में। है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। उसको ये भी मेडिसिन pharmacist की का हर चीज़ पता होती है, जो केमिकल है, जो सॉल्ट हम खा रहे हैं उसको सब पता A है to उसका। Z उसको सारा पता होता है। अच्छा, जो आप पढ़ते हैं, डॉक्टर्स जिनसे हैं हमारे MBBS करते हैं, वो नहीं पढ़ते मेडिसिन के बारे में? सर वो भी पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में, लेकिन उनका जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है वो इतना डिटेल नहीं होता। अच्छा, उन्होंने 1 साल पढ़नी होती है फार्माकोलॉजी, हमने 4 साल पढ़नी होती है। हम उसमें सारी ड्रग्स की जितनी भी ड्रग्स हैं उसकी A to Z सारी डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी इंडिकेशन क्या होती है, उसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या होती है, मैक्सिमम डोज हम क्या दे सकते हैं, अगर पेशेंट को मोर्बिड है, उसको साथ में कोई और बीमारी भी है तो तब उस मेडिसिन का उस पर क्या इफेक्ट होगा, तब हमने कौन सी मेडिसिन देनी है। अगर पेशेंट ने ओवरडोज ले लिया है, मैक्सिमम डोज उसने ऊपर कर लिया, उसका एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो उसको मैनेज कैसे करना है ये हमने पढ़ना है। ये आपको पता है? या तो ये मैंने तो नहीं देखा किसी डॉक्टर्स के पास, बड़े डॉक्टर के पास कोई फार्मासिस्ट हो या वो फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, इस तरह की चीज़ मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में भी है। आप शौकत खानम हॉस्पिटल में जाएं, अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में भी है, हाँ। ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी। कैसे करते हैं? मैंने तो नहीं देखा। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, अच्छा,
जब भी रोटेशंस होती है ना डॉक्टर्स की, हाँ तो वो डॉक्टर्स के पैनल में एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट मौजूद होता है। ठीक है। डॉक्टर्स चेक कर रहे होते हैं कौन कौन सी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, साथ ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने भी उस फाइल को रिव्यू करना होता है। वो मेडिसिन के साथ देखता है कि जो मेडिसिन वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं उनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई उनका आपस में इंटरेक्शन तो नहीं है। अच्छा, वो फार्मासिस्ट ने बताना है। वो ये एडवर्स इफेक्ट वाली बात आ गई कि अगर पेशेंट को है एडवर्स इफेक्ट कोई शो हो रहा है, कोई उसको एलर्जी शो हो रही है, कोई उसको पाल्पिटेशन हो रही है, कुछ इस तरह का हो रहा है, तो वो देखेगा कि अच्छा वो कौन सी मेडिसिन ऐसी जा रही है जिसकी वजह से उसको ऐसा हो रहा है। वो देखेगा, वो फार्मासिस्ट देखेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक के बारे में फिर इसी वजह से हम यहाँ पर उसको अब्यूज़ कर जाते हैं, उसके यूज़ को, कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं एंटीबायोटिक्स जो उनसे। सर वो एंटीबायोटिक का मसला तो एक ग्लोबली मसला है और ज़्यादातर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, इनमें सबसे ज़्यादा है। कुछ मंथ पहले इंडिया ने पॉलिसी भी निकाली थी कि उन्होंने ये काम किया कि मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर फिजिशियन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो उसके साथ पूरी रीज़न मेंशन करेगा कि उसने क्यों प्रिस्क्राइब किया है। ये काम पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बस दरादर वो प्रिस्क्राइब कर ही जाते हैं और एंटीबायोटिक मिली जा रही है। एंटीबायोटिक मिली जा रही है। फिर कुछ पेशेंट भी इस तरह के वो डॉक्टर से भी नहीं पूछते, वो अपने से ही शुरू कर देते हैं। पेशेंट भी एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक है क्या चीज़, मतलब ये करती क्या है? एंटीबायोटिक जो है सर बैक्टीरिया को किल भी करती है और उसको रोकती भी है। उसकी किस्म होती है उनमें, एक किस्म होती है जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, एक किस्म होती है जो उसकी ग्रोथ को रोकती है। एंटीबायोटिक बंदा उसको बीमारी नहीं है उस बैक्टीरिया की, वो यूज़ कर ही जा रहा है। एक टाइम आएगा कि जो उस बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक से ख़त्म होना था उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। वो अपना मैकेनिज़्म ही ऐसे कर लेता है कि अब वो एंटीबायोटिक आएगी, वो उसने मैकेनिज़्म पहले ही बना लिया होता है, वो उससे रेजिस्टेंट हो चुका होता है। तो जब वो बीमारी बंदे को लगती है और जो एंटीबायोटिक उसके ख़िलाफ़ यूज़ होनी थी वो फिर पहले ही रेजिस्टेंट हो चुका होता है, वो फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल। तो इसी तरह सुपर बग जिसे कहते हैं, सुपर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस। और अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान वो मुल्क बनता जा रहा है जिसमें वो सुपर बग क्रिएट हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद हमें एंटीबायोटिक से आराम नहीं आएगा। आराम। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। इसको आप लोग जब आप किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं या आप सिर्फ मेडिकल स्टोर पे ही रहते हैं? अब मैं असल में रिटेल फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं फार्मेसी पे रहता हूँ। अच्छा। जो हॉस्पिटल में होते हैं वो मैंने आपको बताया क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। अच्छा। उसमें भी जो एंटीबायोटिक्स को डील करते हैं ना, इनमें स्पेशलाइजेशन होती है। आपका किरदार क्या होता है फार्मेसी के ऊपर? सर रिटेल फार्मासिस्ट का जो किरदार जो वो आप ये कह लें कि इनडायरेक्ट फिजिशियन के साथ हमारा रब्ता होता है। फिजिशियन के पास से डॉक्टर के पास से होके आता है पेशेंट, वो जब हमारे पास आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना वो मेरी जिम्मेदारी है। उसमें मेडिसिन मैंने देखना है, उससे गाइड करना है कंप्लीट कि आपने फ़लाँ मेडिसिन जो है ये वाली मेडिसिन आपने इस तरह यूज़ करनी है, इतनी आपने लेनी है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन होती है, हर फार्मेसी पे हमें देखने को तो नहीं मिलता। ये असल में पाकिस्तान में 90% से ऊपर जो फार्मेसी है उन्होंने फार्मेसिस्ट रखा ही नहीं हुआ। इस वजह से ये बहुत ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, थैंक यू सो मच। और शहर के जो सबसे सीनियर डॉक्टर जो उनसे हैं वो डॉक्टर जावेद अकरम हैं, सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, निगरान सूबाई वज़ीर रह चुके हैं सेहत के। तो उनसे बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है और डॉक्टर का जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर का जो रिश्ता है, ये एक पेशेंट के लिए अच्छा होना कितना ज़रूरी है और इसका फार्मासिस्ट का एक हॉस्पिटल में होना कितना ज़रूरी है, और हमारे पास हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम से बात मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं सेहत के और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर जो दूसरा डॉक्टर है मेडिकल डॉक्टर, इसमें क्या फ़र्क होता है? देखें, जो फार्मासिस्ट हैं हमारे, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिन्होंने की होती है, वो बहुत बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी टीम का। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं हेल्थ केयर डिलीवरी का। जी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में उनका जो रोल है वो बहुत ही महदूद है, बहुत ही लिमिटेड है। हाँ। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। और एक अगर बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ख़ासकर सरकार में, वो फ़ाल क्यों नहीं है। एक वजह उसकी बड़ी ये भी है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो अपना रोल नहीं प्ले करते हेल्थ केयर डिलीवरी में। वो नहीं प्ले करते? जी, वो भी नहीं प्ले करते। उनका कहना ये है कि डॉक्टर उनको कुछ समझते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैंने कई मुल्कों में काम किया है। ठीक है। बट साहब, तो मैं कभी भी नहीं था सोच सकता कि मैं फार्मासिस्ट के बगैर यहाँ प्रैक्टिस करूँ।
और जब मैं वापस आया और अपनी एल्मा मैटर किंग एडवर्ड में मेरी तैनाती हुई, उस वक्त से ये मेरी जंग जारी है, जस्तजू जारी है कि मैं फार्मासिस्ट को फ्रंट लाइन पे लाऊं अपने साथ। ठीक है, लेकिन मैं हो नहीं पाता। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक़्त और इस वक्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। एक तो कवानीन बड़े हमारे गलत किस्म के हैं। देखें, हमारा कानून है कि आपको ड्रग सेल्स लाइसेंस नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास होल टाइम फार्मासिस्ट नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 24 घंटे फार्मेसीज़ खुलती रहती हैं उनके पास 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए, शिफ्ट 4 भी होने चाहिए। अच्छा, ऐसा आप कैमरा लेके ज़रा चले जाएं। नहीं है। मेरी सुन तो लें, वहाँ तस्वीर ज़रूर लिखी होगी, वो बंदे को पैसे मिल रहे होंगे, कोई मेरा रेट आजकल चल रहा है 40-50 हज़ार रुपये महीने का, उसकी डिग्री लगी होगी, उसकी फार्मेसी काउंसिल की सर्टिफिकेट लगा होगा, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं होगा। आपको दवाई जो देगा वो एक मैट्रिक पास भी होगा तो वो भी आप बड़ी अपनी खुशनसीबी समझे, नहीं तो अंडर मैट्रिक ही होगा। अच्छा, फार्मासिस्ट का जो काम है वो ये नहीं है खुदारा कि वो अपनी डिग्रियाँ बेचें या अपनी रजिस्ट्रेशन, मैं अपनी PMDC रजिस्ट्रेशन अस्पतालों को बेचनी शुरू कर दूँ, मुझे पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मेरी जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। तो ये इसमें तो कुछ गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? इसमें बहुत बड़ा कसूर है गवर्नमेंट का। पाकिस्तान में अगर आप फार्मेसियों की काउंट करेंगे ना तो ये करोड़ों के करीब चली जाएंगी, इतनी है, ठीक है, और लाखों में लाहौर में और पंजाब में चली जाएंगी। हमारे पास टोटल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। प्रॉफिटेबल उसकी मैं बाद में बात करता हूँ कि इतना नहीं होना चाहिए जितना है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ जी। हुआ क्या है, हुआ कि कि आपने कानून बना दिया, अब सारी फार्मेसियाँ लाहौर की, पंजाब की या पाकिस्तान की अगर हम उनको कहें कि फार्मासिस्ट रखें तो उतने फार्मासिस्ट जितनी हमारी प्रोडक्शन है फार्मासिस्ट की और जितनी आगे कंजम्पशन है उस हिसाब से ये कंजम्पशन पूरी होएगी 3040 में, यानी कि एक सेंचुरी और चाहिए आपको इसको पूरी करने की। अच्छा। तो आगे यहाँ तो इतने बन ही नहीं सकने। नहीं डॉक्टर साहब, अगर इतना स्कोप है, आपके पास इतने फार्मेसी कॉलेजेस नहीं हैं, अगर इतना स्कोप है तो सारे इस तरफ क्यों नहीं आते, ये काम क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ ना, स्कोप है, डेफिनेटली है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, ये वाला सर इसलिए नहीं है कि देखें फार्मेसियाँ कम बननी चाहिए, फार्मेसी का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। तो फार्मेसियाँ आप चले जाएं बाबकवाल के गांव में, तो परचून वाला भी दवाई बेचता है, तो उधर फार्मेसी नहीं है ना, तो इसलिए वो बेचता है ना। हाँ। उधर फार्मेसी नहीं है। आप सर्विसेज के सामने चले जाएं, हाँ। कम से कम 100 फार्मेसी है। हाँ है। आप मेयों के इर्द गिर्द चले जाएं, 100 फार्मेसी है। उधर से दवाइयाँ पिलफ्रिज होकर उधर ही बिक रही होती हैं, ऐसे ही है अस्पतालों की, उन्होंने ब्लड बैंक कर रही हैं वही। इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको फार्मेसी के जब लाइसेंस देने हैं, आपने ये नहीं देखना कि फार्मासिस्ट मौजूद है, नहीं, आपको नहीं देने चाहिए। वहाँ अगर 10 फार्मेसियाँ और हैं, आपने 11वीं का क्यों दे रहे हैं? अब उस एरिए को बात करें जहाँ नहीं है फार्मासिस्ट, ताकि उधर 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 फार्मेसियाँ खुलें। ये बिल्कुल अस्पतालों की तरह, प्राइवेट अस्पताल भी एक ही लाइन में 10-15 हैं, पूरी अस्पतालों की मार्केट बन जाती है। सर तो मैं गलत हूँ ना, तो जो दूर दराज के एरिया वहाँ एक भी नहीं है, वहाँ एक भी नहीं। तो फिर ये किसने सही करना है? गवर्नेंस ने सही करना है ना, अच्छी गवर्नेंस। क्यों नहीं करते? तो अच्छी गवर्नेंस किसने करनी है? तो ये गवर्नमेंट से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर्डल क्या आती है? मैं जिस गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ ना, वो टूटी लंगी थी, उसके साथ उसके पास ना कोई असेंबली थी, ना कानून बनाने का क्या था। मुझे तो हर वक्त मेरे कैबिनेट वाले भी कहते थे और ब्यूरोक्रेसी भी कहती थी, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ काम ही नहीं, तुसी इलेक्शन कराओ तो जाओ करो करी। मैंने कहा ठीक है जाते हैं, लेकिन अगर मेरी जितनी आइडियाज़ थे वो शेल्फ हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती थी? नहीं, वो हमारे नहीं, हमारा मैंडेट भी नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके रास्ते में मैंने सर मैं आपको बता देता हूँ, क्या एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वरना आपका सारा प्रोग्राम नहीं। ठीक है। मैंने एक आइडिया लाया, अपने चीफ मिनिस्टर दैन चीफ मिनिस्टर से बात किया, उसको वो भी खुश हो गया। मैंने कहा कि ये जो थैलेसीमिया है, लाखों बच्चों को है, मैंने कहा ये अगर मैं आपको 9 साल में पाकिस्तान में एक भी केस ना हो तो फिर कैसा है? वाह वाह, किस तरह? मैं क्या, मुझे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने दें, पूरा उसको एक एक उसकी इची बिची मैंने की। ठीक है, मैंने ये कहा कि मैट्रिक में बच्चा इम्तिहान नहीं दे पाएगा या ओ लेवल में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जब मैंने ख़त लिखा कि भाई ये मैं करने लगा हूँ, तुम मेरे हमारे साथ ऑन बोर्ड, उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल वी आर विद यू। लेकिन मैं मैट्रिक को नहीं रखवा सका क्योंकि मैंने जो नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा? जी सुन लें, उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेसी थी उस वक़्त की, और किसी हद तक शायद सही भी हो, उन्होंने कहा जी कि देखें बुनियादी राइट है किसी भी इंसान का एजुकेशन, गवर्नमेंट ने देनी है, ठीक है, तो आप किसी को एजुकेशन से नहीं डिनाई कर सकते। मेरा उनको कहना था कि मैं एजुकेशन से नहीं भाई डिनाई कर रहा, मैं एक इम्तिहान रोक रहा हूँ, उससे एजुकेशन तो शर्त क्या रख रहे थे आप? कि अपना ब्लड टेस्ट कराएं और इम्तिहान दें, देखें ना, तो क्यों ना कराएं। मैंने कहा जी एक तरफ उसकी ज़िंदगी है, जो जिसका लाइलाज मर्ज़ है, जब उसके बच्चे ने 20 साल का होना है, मर जाना है, और उसको रेडिकेट कर सकता हूँ, जिससे लाखों ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। और जो तकलीफ़ में हैं लोग, मतलब थैलेसीमिया सेंटर में जाके ब्लड लगवाते हैं, चिलिएशन लगवाते हैं, इतना दर्दनाक है। आप इस पे प्रोग्राम करें, आपको समझ लगेगी कितनी उनको शुगर हो जाती है, उनको हार्ट की बीमारी, और 20 साल में मर जाते हैं। एक बच्ची थी उसको वो एड्स हो गई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। सर कई बीमारियां आपने किया ना, तो आपको पता है कितना दर्द। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनका मैट्रिक का अगर इम्तिहान में रोक रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी आप नहीं एजुकेशन डिनाई कर सके। मैं एजुकेशन नहीं डिनाई कर रहा, मैं तो इम्तिहान रोक रहा हूँ, फ़र्क है। और मैंने कहा उनका राइट टू लिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये राइट टू एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें वो बहरहाल छोड़ें, वो उन्होंने कहा जी ये फिर असेंबली में जाएगा और ये होएगा, बिल बनेगा। मैं कहा जी वो बने, वो तो मेरे वोट लेना होता है ना डॉक्टर साहब, उन लोगों ने आपने वोट नहीं लेना था। लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो कर सकती है ना, वो कर ले। मेरा बना पड़ा है प्रोग्राम, मैं बिला मुआवजा दिन में 12 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ को। अब बहुत ज़रूरी है, आपने कहा मेरे साथ भी होना चाहिए, मैं ये चाहता था हो। अब आपकी इसमें रुकावट क्या है? प्राइवेट में है मेरे जी प्राइवेट, मुझे मालूम है। मेरी बात सुनिए, मेरी हर क्लिनिक पे है। ईजी है बट साहब के देखें, फार्मासिस्ट के बहुत रोल हैं जी। ऐसे ही फार्मासिस्ट ये नहीं है कि एक ही रोल है उनका फार्मेसी पे खड़ा होना, नहीं, उनका मेजर रोल है क्लिनिकल साइड जी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और रिटेल फार्मासिस्ट होता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट पाकिस्तान में 2 या 3 हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं अपने फाल। इसलिए मैं जब इंग्लैंड में काम करता था या बाकी मुल्कों में, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था फार्मासिस्ट की टेलीफोन कॉल से, क्योंकि मुझे पता था कि वो ये अब मुझे कहेगा कि डॉक्टर ये तू 2 दवाइयाँ लिख दी ने, इन्हों का आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है। उसका वो वॉच डॉग होता था हमारी उस पर, और हमें वो चेक करता था। वो कहता था डॉक्टर साहब आपने खून पतले करने का टेस्ट किया नहीं, तो आपने इसको वॉरफ्रीन इतनी दे दी है। आप उस वक्त घबराते थे। घबराते थे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे थे वो बेचारे आंदे नहीं ना, मतलब वो कभी सोच नहीं, मैं उन्हें भी नहीं आंदे नहीं, डॉक्टरों की मौज लग जाती है ना, वो बाहर चले जाते हैं, इसमें कंपनियां ले जाती हैं। भट्ट साहब आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, मेरे रोल मॉडल हैं। सवाल है कि सवाल गल तो सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਛਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਦਾ ਲੈ ਲਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है, मेरे यार दोस्त होंगे, अच्छे डॉक्टर जी ऐसे ही। आपके प्रोड्यूसर साहब को पूछ लें, वो भी 5-6 का नाम 6 डॉक्टरों का ले देंगे, ठीक है। आपको मैं कहूँ यार 4 फार्मासिस्टां का नाम ले दो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, शायद किसी होर नॉन फार्मासिस्ट वजह ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ, वैसे नहीं। तो यार दोस्त ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, अच्छा वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा, ठीक है, बाकी नहीं पता होएगा जी, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ आपको कि फार्मासिस्ट में रोल मॉडल किसने बनना है? हमारे रोल मॉडल हैं ना, अमीरुद्दीन साहब, ख्वाजा सादिक साहब, मतलब जिनसे बड़े डॉक्टर जी, हाँ, जिनको हम जब उनके स्टूडेंट थे हम चाहते हम भी ऐसा ही कपड़े पहने, ऐसे ही हो जाएं। जी ठीक है, ठीक है। वो रोल मॉडलिंग किसने करनी है? वो गवर्नमेंट ने नहीं करनी, वो इन्होंने खुद करनी है। किस काम से करनी है? इन्होंने बेलॉस काम करना है, फ्लडों में जाना है हमारे साथ, हम जाते हैं फ्लडों में, हम अर्थक्वेक्स में जाते हैं। डॉक्टर जो पैदा ही नहीं हो रहे तो फिर जाएंगे कैसे? हम थोड़े से हैं। और सर जी देखो कोई, अच्छा कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो बनाती हैं फार्मेसी? सारी वो बहुत बनाती हैं। देखें नहीं, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। अच्छी सारी ऑलमोस्ट, मैंने यूएचएस में मैंने शुरू कराया था फार्मेसी का प्रोग्राम। तुसी कराया था तो पहले अच्छा, मैंने शहीद जुल्फ़कार अली, आपने मुझे कहा मैं सिर्फ यूएचएस का वाइस चांसलर था, मैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर था इस्लामाबाद पिम्स में। मैंने फार्मासिस्ट उधर 50 फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करने का शुरुआत, देखें शुरू हैं। अब आगे सुने, अब फार्मासिस्ट जो हमारे हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मेरे वो दिलो जान से मैं चाहता हूँ कि वो रोल प्ले करें, तो वो सिर्फ फाइलों से नहीं निकलते टेंडर परचेज़ की।
आप मे हॉस्पिटल में चले जाएं, कम से कम 50 फार्मासिस्ट हैं, जिना हॉस्पिटल में 50 हैं। मुझे एक फार्मासिस्ट दिखा दें जो राउंड कर रहा हो अपने कंसल्टेंट्स के साथ यहाँ, तो फिर उनका काम तो वो है कि टेंडर परचेज नहीं करना है, सिर्फ परचेज की थी, टेंडर की थी, कंपनी ने किया, फाइन किया, बाकी डॉक्टर कल ही देख रहे हैं, बाकी डॉक्टर कल है, डॉक्टर को चेक ही नहीं कर रहे वो। मेरा तो मसला ही ये है। तो उनको कौन बाउंड करेगा? इसका मतलब उससे देखें, जब मेडिकल कंपनियां सर जी, जब मैं जना साइंस में, जब मैं जना में चीफ एग्जीक्यूटिव था, या मैं पिम्स में चीफ एग्जीक्यूटिव था, पूछ लें किसी से, मैं फार्मासिस्ट को ग्राउंड नहीं था शुरू करता, मैं खिंच के ले आना था। वो कैंसर साडा की काम है, उनका काम ही ये है कि वो राउंड करें, साथ चेक करें क्या क्या दवाइयां जा रही हैं नहीं जा रही, डॉक्टर नर्स रख जाती है तो डॉक्टर मरीज़ खांदा नहीं पिया, या मरीज़ खाने तो पहले खानी सी, खाने तो बाद खा रहा सी, या मरीज़ दो दवाइयां कट्ठियां लड़ रही ने। इसी फार्मासिस्ट का बेइंतहा फार्मोको विजिलेंस में बड़ा रोल है। किसी दवाई का रिएक्शन होता है, टाइनो सिरप का रिएक्शन हुआ, ठीक है, आइसोटैप का रिएक्शन होया, उदों पता लगा जो मैंने ही वो ईजाद किया था, जब मुझे जना हॉस्पिटल में 300 मरीज़ मरने के बाद पता चला। क्यों मरे? जब तीसरा मरा, फार्माको विजिलेंस आपका इतना एक्टिव होना चाहिए। किसने बनाना है फार्माको विजिलेंस? मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, आई विश आई वॉज। इट्स ए वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं डॉक्टर हाँ, ठीक है जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने दफ्तर से नहीं निकलूँ, मुझे वैसे बाय द वे सारे जो चीफ मिनिस्टर्स और ये वो जिनके साथ वो हमेशा में से गिला करते, डॉक्टर साहब कभी दफ्तर में नहीं मिलते। तो मैं उन्हें पता क्या कहता, मैं कह रहा था जब मैं ये दफ्तर च बैठा ना तो मैं जुर्माना कर देना, तुम मैं उल्ट कर दो। मेरा काम दफ्तर की है, मेरा काम तो मरीजों के नाल OPD करा, मेरा काम है क्लासरूम, मेरा काम है लेबॉर्टरी रिसर्च करना। फार्मासिस्ट को भी इन दफ्तरों से निकलना पड़ेगा, उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमारा मेरा और आपका रोल मॉडल बनना पड़ेगा, उनको राउंड करने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा कि मरीज़ को ये दवाई वक्त पे नहीं मिली, खाने से पहले मिली है, उनको अलर्ट्स जारी करने पड़ेंगे, दवाई आई है 10 मरीज़ों का। जितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सर बेमताब, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। दवाई देते हैं गिलास बॉटल में, जड़ी तो एक तो प्लास्टिक है ना, वो कोलैप्स कर जाता है। आप कैमरा लेके चले जाएं, जब ग्लास बॉटल में दवाई दी जा रही है पाकिस्तान पूरे में, ये आम सुई जो होती है ना, टीके वाली सुई, वो मार दे रहे, वो हवा अंदर जाती है तो फिर वो टिप शुरू होती है, नहीं तो बार रुक जाती है, ज़ाहिर अंदर प्रेशर जाएगा। ये तरीका नहीं है, ये इसका मतलब है आप उस ड्रिप को कंटेमिनेट कर रहे हैं। अब मैंने तो लिख दी दवाई, मैंने खड़े होकर लगानी तो नहीं है। अब ये किसका काम है? ये फार्मासिस्ट का काम है कि वहाँ पे पकड़ के मैं तो, मुझे तो जब नज़र आती है ना, जब मैं और ज़ात है, मैं औरतों को साथ समझता हूँ कि मैं उनकी बेइज्जती बड़ी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार ये मैं तुम्हें भी यही ड्रिप लगाऊंगा। फिर मरीज़ को बाहर की इन्फेक्टेड एयर जा रही है, वो उसको मतलब वो आगे ही बेचारे मरे पड़े हैं, उनको और ज़्यादा। तो ये किसका काम है? देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, आई विश एंड प्रे ऑनेस्टली कि चाहे सिस्टम उसको उनको अहमियत दे, सिस्टम उनको रिकग्नाइज़ करे कि एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। दवाई नहीं वो लिख सकते, दवाई डिस्पेंस उन्होंने करनी है, दवाई। अच्छा, फिर इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, दवाई बनानी उन्होंने है, दवाई का क्वालिटी इंश्योरेंस उन्होंने करना है, दवाई की डिसइंटीग्रेशन उन्होंने देखनी है। अहम लोग हैं ये सर, और हमारे पास है ही नहीं। देखो नहीं हैं, कम है। बाहर चले जाते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ फार्मासिस्ट ही छोड़ के मेडिकल रैप बन जाते हैं। ये जितने मेडिकल रैप्स हैं आपके, ये फार्मासिस्ट हैं ऑलमोस्ट सारी। अब पूछ लेना, बैठे हुए हैं बाहर डब्बे लेके, सारे पूछोगे वो कहेंगे सिंह डी फार्मेसी की थी। इनका ये काम नहीं है, ये साइंसदान हैं, इनका काम है साइंस, इनका काम डॉक्टर से कम अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डॉक्टर ही बन जाए, डॉक्टर बनेंगे तो क्वैक बन जाएंगे कि दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दें। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हाँ जी भाई, हाँ जी, बच्चे हैं। हाँ। मैं जब वहाँ था, मैंने उन्हें एक चीज़ कराई थी। मैं कहा यार ਤੁਹਾਡੇ को मरीज़ आंदा है, पर फिजियोथेरेपी हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड, मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कि जी भट्ट साहब को ट्रैक्शन ला दिया ना, कमर में दर्द है कि इतनी ट्रैक्शन लगा दो, ये करो। तुमने उस प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करना है, तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। तुम अपने आप को ओगी कर देने, दवाइयाँ लिख देने, भाई दवाई उसका काम ही नहीं है। कभी निम्स लिख देते, कभी केड़ी लिख देते। देखो ना, ये ज्यादती है ना, ये तो जुर्म है, ये जुर्म। ड्रग लॉ के तहत दे शुड बी अरेस्टेड। ये सारी तुसी
ਫੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ चाहिए है वो मिल जाएगी ये किसको रोकना किसका काम है फार्मासिस्ट लेकिन वो फार्मासिस्ट मालिक अगर वो नहीं है कोई और है उसको कहे मैं नहीं ये करूँगा ये लीगल काम है मैं शराब नहीं बेचूँगा मैं नशे की दवाई नहीं बेचूँगा हाँ प्रिस्क्रिप्शन पे आई है मैं बेचूँगा मैं एंटीबायोटिक नहीं दूंगा प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये किसी ने शुरुआत तो करनी है ना AMR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाकिस्तान में यूं जा रहा है जी यूं जा रहा है कोई दवाई बेअसर और दवाइयाँ सारी हो रही हैं तो इसको कौन रोकेगा फार्मासिस्ट मेन लीड उन्होंने करना है मैंने फॉलो करना है बात किया वो मेरे कोर कमांडर होंगे मैं पीछे उन्होंने सबाई होवांगा करन तो सही ना देखे ना जो उनका लेकिन होना नहीं गा मुझे ऐसा लग रहा हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा मैं सर कुन फयकून जिन्हों अल्लाह ने कहना ना हो जाते हो जाने बिल्कुल ठीक है और अल्लाह कहेगा इंशाल्लाह ऐसी इस चीज़ पर निकलांगे बिल्कुल ठीक लेकिन मैं उम्मीद है उसमें दोनों हिस्से हैं कि फार्मासिस्ट को अपना रोल प्ले करना चाहिए हमें उनको वो रोल दिल खुले दिल से प्ले कराना चाहिए हमें थ्रेटन नहीं होना चाहिए बिल्कुल ठीक है मैं कहता हूँ आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर आज के शो में मैंने तो एक चीज़ सीखी है वो ये कि जब भी दवाई लेने जाएं तो कम से कम फार्मासिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें एक बार या मेडिकल स्टोर पे जाएं तो कम से कम ये मेडिकल स्टोर वाले से पूछें कि तुम्हारे पास फार्मासिस्ट है जो ये दवाई को देखेगा और वो ये बताएगा कि ये दवाई मैंने कितनी मिकदार में खानी है फार्मासिस्ट के बारे में डॉक्टर से भी ज़रूर पूछें जब वो आपको दवाई दे ज़रूर पूछें कि फार्मासिस्ट है जो ये मुझे बताए कि मैंने दवाई कितनी मिकदार में खानी है और इस दवाई से मुझे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं वो तमाम चीज़ें फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी है जिनको समझ आ गई है उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया जिन बेचारों को नहीं समझ आई साढ़े नाल देने हो जो मर्जी खाई जो अगे भी तो जू ही जा रहे हैं जीवी मरी जा रहे हैं कोई मर रहा है कोई जी रहा है सानू को फ़र्क नहीं पैंदा वैसे भी हमें अपनी जान से कोई ज़्यादा खास प्यार तो है नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि महंगाई बहुत हो गई है रोटी नहीं आ रही लेकिन हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर अस्पताल में फार्मासिस्ट नहीं है तो हमने पूछना भी नहीं है चलो जो मिल रहा है यार गनीमत समझ के ले जाओ क्योंकि हम खुद हर चीज़ को खैरात समझ के लेते हैं अपना हक भी हम खैरात समझ के ही मांगते हैं कि यार प्लीज़ दे दो अपना हक मांगते हुए भी हम यही समझते हैं कि शायद खैरात मांग रहे हैं तो ये अपने कौम का पैटर्न है इस पैटर्न को हमें बदलना पड़ेगा और इस पैटर्न को बदलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और ये पैटर्न बदलेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे यकीन माने जो आज का शो मैंने किया ये आज का शो करने के बाद मैं खुद बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन में हूँ मुझे मेरी सारी टीम बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में है उनको पता ही नहीं हमें पता ही नहीं था कि फार्मासिस्ट जो सा है वो कितना ज़रूरी होता है और वो बताया भी हमें किसने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने उसने एक बात की और वो सुन ली मैंने और मैंने मुझे लगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग वो सुन के निकल गए होंगे हमें पता भी नहीं चला होगा उस बात का कि यार कितनी ज़रूरी है लेकिन इस बात जो आज का ये टॉपिक है ये हमारी सेहत के लिए कितना अहम है और सेहत क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक ज़्यादा ये है कि महंगाई है आटा है चीनी है उस पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है ये सेहत सूहत बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें चलती रहेंगी अपना ख्याल रखें मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद